तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बच्चों क्लास 12th का जो आपका हिंदी ऐच्छिक विषय है, जिसको इंग्लिश में आप हिंदी इलेक्टिव भी बोलते हैं। इसका एक इम्पॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये सैंपल पेपर जो आपका बोर्ड एग्जाम होने वाला है ना 20 फरवरी, जी हाँ बच्चों 20 फरवरी 2023 को, इस एग्जाम के अंदर आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। क्योंकि जो पेपर का पैटर्न हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं ना, सेम वही पेपर का पैटर्न आपके 20 फरवरी के पेपर में आएगा। और जो क्वेश्चंस हम लोग आज के इस सैंपल पेपर में डिस्कस करेंगे, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पेपर में आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि इस सैंपल पेपर में जो क्वेश्चन है वो पिछले 10 साल का आप सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए, उन्हीं में से आया हुआ है इस सैंपल पेपर में। तो सैंपल पेपर की इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और ये हमारा पार्ट 2 वाला वीडियो है। इससे पहले मैंने इसी सैंपल पेपर का पार्ट 1 वाला वीडियो ऑलरेडी बना दिया है, जिसके अंदर मैंने सेक्शन जो आपका ए होता है, जिसको हिंदी में आप खंड अ भी बोलते हैं, वो पूरा कवर कर दिया है। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां पर आप क्लिक करके उस वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अगर आपने पार्ट 1 वाले वीडियो को पूरा देख लिया है तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा बच्चों। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्लास हमारा 12th है, सब्जेक्ट है हिंदी ऐच्छिक, जिसको हिंदी इलेक्टिव भी बोलते हैं। और हिंदी का जो आपका पेपर होगा वो 3 घंटे का होगा। अधिकतम अंक जो आपके रहने वाले हैं वो 80 रहने वाले हैं, यानी कि 80 नंबर का आपका पेपर आएगा। अगर मैं बात करूं आपसे बोर्ड के पेपर की, तो जो आपका बोर्ड का पेपर आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा। यहाँ पर आपका एक सीरीज नंबर लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर आपका सेट नंबर लिखा हुआ रहेगा। जैसे कि ये जो हम लोग सैंपल पेपर कर रहे हैं, ये सेट नंबर 1 है। आपका जो बोर्ड का पेपर आता है वो 4 सेट्स के अंदर आता है, सेट 1, 2, 3 और 4। ये चारों सेट मैंने ऑलरेडी आपको करवा दिया है। और ये जो हम लोग सैंपल पेपर कर रहे हैं ये 5वां सैंपल पेपर है, इसलिए वापस से यहाँ पर सेट 1 मैंने लिख दिया। देखिए सेट आपका कॉमन रहता है 1 से लेके 4 तक, लेकिन जो पेपर का सीरीज रहता है वो बदलता रहता है, ठीक है। तो जो 4 सेट मैंने करवाया है सैंपल पेपर हिंदी का आपका, वो अलग सीरीज का करवाया है। अब दोबारा से जो मैं आपका सैंपल पेपर करवा रहा हूँ, ये हमारा जीएसके वाला सीरीज चलेगा, ठीक है। इसका ये सेट 1 है, फिर मैं कोशिश करूंगा 2 लाऊं, 3 लाऊं और सेट 4 लाऊं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग और भी सैंपल पेपर्स देखने वाले हैं। और हाँ, अगर आपने पहले वाले सैंपल पेपर्स की वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल पे जाइए, आपको प्लेलिस्ट वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। वहां पर उस प्लेलिस्ट में आप क्लिक करेंगे, जितने भी हमने बोर्ड एग्जाम के लिए सैंपल पेपर अपलोड किए हैं, सारे सैंपल पेपर्स की वीडियोस आपको एक प्लेलिस्ट के अंदर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चाहे वो आपका हिंदी हो, इंग्लिश हो, पॉलिटिकल हो, जियोग्राफी हो, जो भी सब्जेक्ट हो, तो आप जरूर देखिएगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको कोड नंबर लिखा हुआ देखने को मिलेगा, नीचे कुछ और बेसिक बातें लिखी हुई देखने को मिलेंगी, जिसको अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका 14 क्वेश्चन आपसे टोटल पूछा गया है। 15 मिनट का टाइम जो है आपको पेपर को रीड करने के लिए अलाउ किया जाता है, क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए। और उसके नीचे चले तो यहाँ पर हमारा सामान्य निर्देश आ जाता है, जिसको इंग्लिश में आप जनरल इंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। सामान्य निर्देश मैंने प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 वाले वीडियो में और उससे पहले वाले वीडियोस में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। वो वाला सामान्य निर्देश डिस्कस कर लेते हैं जो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। तो हम लोग करेंगे खंड ब यानी सेक्शन बी को, जिसके अंदर वर्णनात्मक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो हमसे पूछे जाएंगे। और इसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपका, उसके अंदर आपको आंतरिक विकल्प भी देखने को मिलेगा, मतलब अथवा वाले क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे कि दो में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना होगा, ठीक है। यहाँ पर बताया गया है कि निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका आपको पालन करना है। जो भी इंस्ट्रक्शंस, जो भी निर्देश दिए गए हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़ना है, फिर उनका आपको पालन करना है। दोनों खंडों के प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है, यानी दोनों सेक्शंस के अंदर जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं उसका आंसर देना कंपलसरी है। यथासंभव दोनों खंडों के प्रश्नों का उत्तर क्रमशः लिखने का प्रयास कीजिए। मतलब आपको कोशिश करना है कि जैसे आपने क्वेश्चन नंबर 1 अटेंड कर लिया तो 2 अटेंड कीजिए, 3 अटेंड कीजिए, इस तरह से क्वेश्चंस को अटेंड कीजिए, जिससे जो आपका कॉपी चेक करे जो टीचर, उसके लिए आसानी हो, ठीक है। अगर आप कर सकते हैं तो करिए, नहीं कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वेश्चन आपको पहले आता है वो क्वेश्चन आप पहले कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक बातें रही जो आपका 20 फरवरी को हिंदी का पेपर होने वाला है, उससे संबंधित आपको पता होना चाहिए। चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं और सेक्शन वाइज, यानी कि वही बेसिकली सेक्शन बी जो रह गया है हमारा, उसको देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमसे सेक्शन बी के अंदर पूछे गए हैं और कैसे हम उनका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोग आ गए हैं बच्चों खंड ब के अंदर, जिसके अंदर वर्णनात्मक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वो हमसे पूछे जाएंगे, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा और उसका आंसर आपको लिखना होगा। यहाँ पर कोई भी आपको ऑप्शन या विकल्प वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए देखते हैं
सेक्शन बी यानी खंड ब का पहला क्वेश्चन और इस क्वेश्चन पेपर का 7वां क्वेश्चन। क्या पूछ रहे हैं हमसे कि दिए गए 3 नए और अप्रत्याशित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में रचनात्मक लेख आपको लिखना है, यानी लेखन लिखना है। कहने का मतलब यह है कि जैसे आपने बचपन में या फिर छोटी क्लासेस में निबंध लिखा होगा ना, तो उसी टाइप से आपसे यहाँ पर एक रचनात्मक लेख लिखने को बोलता है। 3 यहाँ पर आपको टॉपिक या टाइटल कह लीजिए वो दे देता है, और 3 में से किसी एक टॉपिक या टाइटल कह लीजिए उस पर आपको 120 वर्ड्स के अंदर आपको अपना लेख लिखना है। ठीक है, तो पहला टाइटल दे दिया है सोशल मीडिया वरदान या अभिशाप, दूसरा है प्रातः काल योग करते लोग, तीसरा है आपका जिन्हें जल्दी थी वे चले गए। तो तीनों में से किसी एक पे लिखना है, तो मैंने एक पे आपको लिख करके दिखा रखा है। पहला वाला जो हमारा था कि सोशल मीडिया वरदान या अभिशाप। देखिए कैसे लिखना है आपको, समझिए। पहले तो आपको क्या करना है, जो आपका टाइटल रहेगा वो ऊपर लिख देना है, वो आपने ऊपर लिख दिया। अब उसके बारे में जो भी चीजें आपको पता है पूरा आप लिखते हुए चलेंगे। जैसे कि सोशल मीडिया आप सभी यूज करते होंगे, सोशल मीडिया की वजह से यूट्यूब पे आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, व्हाट्सएप फेसबुक ये सब तो आप यूज करते ही होंगे। तो ये वरदान है या अभिशाप है, यानी कह लीजिए अच्छी चीज है या फिर बुरी चीज है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए आज के दौर में अगर हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो सोशल मीडिया जो है यहाँ बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। आज के टाइम पे आप देखेंगे सोशल मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आप ये वीडियो भी देख पा रहे हैं सोशल मीडिया की वजह से। आप अपने घर पर दिल्ली में बैठे हुए हैं, आपका गांव बिहार में है, यूपी में, बंगाल में, कहीं पर भी है, आप अपने गांव में जो बैठे आपके मामा मामी चाचा चाची नाना नानी किसी से भी बात करना चाहते हैं तो वीडियो कॉल के थ्रू व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करेंगे, हाँ मामी कैसे हो आप, हाँ मामा कैसे हैं आप, प्रणाम। तो इस तरह से आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं। किसकी वजह से? सोशल मीडिया की वजह से। तो ये हमारे जीवन में बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। देखा जा सकता है कि हर क्षेत्र में कागजी कार्रवाई को छोड़ा जा रहा है और ऑनलाइन पर शिफ्ट किया जा रहा है। ठीक है, अगर देखें तो पहले जो ज्यादातर काम होते थे वो कागजी कार्रवाई वाले होते थे। आप एकदम बेसिक एग्जांपल लीजिए ना, रेलवे का टिकट ले लीजिए। मान लीजिए आपको ट्रेन से कहीं जाना है तो आपको क्या करना पड़ता था, लंबी लंबी लाइनों में लगना होता था रेलवे स्टेशन पर जाकर के या रेलवे काउंटर पे जाकर के, और अपना टिकट कटाना होता था। लेकिन आजकल ऑनलाइन का जमाना है, घर बैठे आप टिकट बुक कर सकते हैं। केवल रेलवे का टिकट नहीं, आप फ्लाइट का टिकट बुक कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें बुक कर सकते हैं घर बैठे। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादातर जो चीजें हैं वो कागजी कार्रवाई से शिफ्ट होकर के ऑनलाइन की तरफ यहाँ पर हमारा शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, कहीं ना कहीं सोशल मीडिया ने लोगों को जोड़ने का भी काम किया। देखिए सोशल मीडिया ने अगर बात करें तो कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ने का भी काम किया। ऐसा क्यों कह सकते हैं? क्योंकि देखिए पहले के जमाने में अगर हम लोग चले 1990 1980 के टाइम पे, तो अगर आप अपने घर पे बैठे और आपका दोस्त गांव में बैठा है, अगर आपको अपने दोस्त से बात करना है तो क्या करेंगे, चिट्ठी भेजेंगे, लेटर भेजेंगे कि हाँ भाई कैसा है तू, नमस्कार। और वो चिट्ठी कहाँ जाएगा, गांव के अंदर जाएगा। उसको जाने में टाइम लगता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या हुआ है कि तुरंत व्हाट्सएप फेसबुक का जमाना है, तुरंत व्हाट्सएप पे उसको लिखेंगे हाय भाई कैसा है, क्या कर रहा है, कैसे हाल चाल है तेरे, तो अगला जो आपका दोस्त है वो आपको रिप्लाई करेगा कि यार बढ़िया हूँ, मस्त हूँ, चंगा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से बातें एकदम आसान हो गई है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि सोशल मीडिया ने ना लोगों को जोड़ने का भी काम किया है और बहुत से ऐसे कार्यों को आसान बना दिया है जिनके लिए पहले बहुत समय व्यस्त करना पड़ता था, या कह लीजिए व्यर्थ करना पड़ता था। ऐसे बहुत सारे कामों को बहुत आसान बना दिया है सोशल मीडिया ने। उदाहरण के लिए आज अगर आपको अपने किसी मित्र से बात करना है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से आसानी से मैसेज के जरिए बात कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। और क्या लिख सकते हैं आप कि आपको अपने मित्र से मिलने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार दूर रहकर भी वीडियो कॉल से या वीडियो कॉल के माध्यम से हम एक दूसरे के चेहरे लाइव देख सकते हैं। आप मिलने की भी जरूरत नहीं है भाई। पहले के जमाने में होता था कि भाई मिल ले यार, तेरा चेहरा तू देख लूं एक बार। आज के टाइम पे क्या है यार, मिलने की क्या जरूरत है, वीडियो कॉल कर रहा हूं ना, दिखाना तेरा चेहरा कैसा है यार, बदल गया यार तू, बहुत टाइम हो गया बात किए हुए तेरे से। और बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब आदि सोशल मीडिया के प्रमुख प्लेटफॉर्म है यहाँ पर। तो ये सोशल मीडिया जो होता है उसके प्लेटफॉर्म्स होते हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब हो गया। ये अलग अलग प्लेटफॉर्म है और इनका काम अलग अलग है। जैसे यूट्यूब एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये भी सोशल मीडिया के अंदर आता है, लेकिन इस पर आप वीडियो शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप रील्स वगैरह बना सकते हैं या फिर फोटो वगैरह शेयर कर सकते हैं। फेसबुक और व्हाट्सएप भी समथिंग उसी टाइप का है, ठीक है, इस पे रील्स वगैरह नहीं बनता। खैर, तो ये सारे प्रमुख प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, जिससे पूरी दुनिया का सोशल मीडिया कंट्रोल होता है। ठीक है, पूरी दुनिया में अगर हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये वर्ड सोशल मीडिया, तो आज के टाइम पे ना सोशल मीडिया के नाम पे यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, गूगल यही सब रह गया है। ठीक है, इनके जरिए किसी भी खबर को पल भर में पूरे देश व विश्व में किसी को भी मतलब किसी तरह से भी फैलाया जा सकता है, कोने कोने में फैलाया जा सकता है। सोशल मीडिया वर्तमान समय में संसार का सबसे तेजी से संचार होने वाला माध्यम बन चुका है। इसकी लोकप्रियता भी लोगों में काफी बढ़ती जा रही है। इसी कारण प्रत्येक या कह लीजिए हर एक के द्वारा जो है इसका फायदा उठाया जा रहा है, इससे मतलब इसका लाभ लिया जा रहा है।
सोशल मीडिया जो है उसको लेकर सोशल मीडिया के कई फायदे आप कह सकते हैं, और यहाँ तक मैंने सिर्फ फायदे तक लिखा है। अब देखिए यहाँ पर हमने वरदान की तो बात कर ली, यानी कि सोशल मीडिया अच्छा है, लेकिन ये अभिशाप भी है। अब सोशल मीडिया अभिशाप कैसे है, वो इसलिए क्योंकि लोग अपने दूसरों कामों से कटते जा रहे हैं। आप देखेंगे दिन दिन भर लोग सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, एकदम इसी में भिड़ गए बिल्कुल एकदम से, ठीक है। वो मैसेज करते हैं ना, हाय भाई कैसा है, हाय भाई, ये सब करते करते आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लोग इसी के अंदर कंज्यूम करने लग गए। सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज्यादा साइबर क्राइम भी बढ़ गया है, ठीक है। लोगों के पैसे खाली हो जाते हैं, अकाउंट मतलब उनका जो है फ्रॉड हो जाता है। देखते हैं कि आपको कॉल आता है या किसी को भी कॉल आता है, नमस्कार आप केबीसी की तरफ से लॉटरी जीत गए, ये हो गया वो हो गया, तो इसकी वजह से लोगों के अकाउंट से पैसे भी खाली हो जाते हैं, ठीक है। एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूं। तो सोशल मीडिया इस मामले में अभिशाप है, ठीक है, ये कहा जा सकता है। तो इस तरह से करके आपको मिला जुला करके अपना आंसर लिख देना है 120 शब्दों के अंदर। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक भी ज्यादा से ज्यादा करते चलिए। देखिए जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं, उसका आइकन शो करेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन क्या है यहाँ पर देखिए कि किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं 60 शब्दों के अंदर, और 8वां क्वेश्चन 6 नंबर के लिए रहेगा, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन आपको अटेंड करना होगा। तो चलिए देखते हैं 8वें के पहले में क्या पूछ रहा है कि नाटक क्या होता है, यह कहानी से किस प्रकार भिन्न होता है। जो नाटक होता है आपका, जिसको आप एक्टिंग भी बोल सकते हैं, वो क्या होता है, और जो कहानी यानी स्टोरी जो होता है उससे ये कैसे अलग होता है, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए देखते हैं नाटक क्या होता है। नाटक हिंदी साहित्य की एक विधा है। यह लिखित रूप से दृश्य की ओर जाता है। जब नाटक का मंचन होता है तब जाकर इसमें संपूर्णता आती है। नाटक को 3 या उससे अधिक अंकों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक अंक दृश्यों में विभाजित होता है। नाटक में पात्रों का चरित्र चित्रण सजीव रूप से किया जाता है। कहने का मतलब यह है कि आप नाटक देख लीजिए, नाटक को पहले क्या करेंगे, लिखेंगे, और लिखने के बाद उसको एक स्टेज पर परफॉर्म किया जाएगा लोगों के द्वारा, कैरेक्टर्स के द्वारा। जैसे एक मूवी ले लीजिए ना, एक मूवी के अंदर आप देखेंगे तो जो हीरो होता है और हीरोइन होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक नाटक ही तो कर रहे होते हैं, रियल लाइफ में थोड़ी ना वो ऐसे होते हैं। जैसे अभी एक मूवी आई थी पठान मूवी, उसमें आपने देखा होगा शाहरुख खान जी जो थे और जो दीपिका पादुकोण जी जो थी, वो क्या कर रही थी, वहां पर एक्टिंग कर रही थी। और भी बहुत सारी मूवी है, बाहुबली हो गया हमारा, RRR जो RRR जो मूवी है, ऐसी बहुत सारी लेजेंड मूवियां हैं। तो उसमें आप देखेंगे हीरो जो होता है वो क्या कर रहा होता है, नाटक कर रहा होता है, उसमें एक्टिंग कर रहा होता है, जिसको इंग्लिश में आप एक्टिंग बोलते हैं। हीरोइन क्या कर रही होती है, वो भी नाटक कर रही होती है, ठीक है। यानी कि फिल्मों को पहले लिखा जाता है और उसके बाद उसको परफॉर्म किया जाता है यहाँ पर फिल्मों के अंदर, मतलब फिल्म बनाया जाता है। तो वो तो हो गया आपका फिल्म। लेकिन कुछ होता है जो आपका स्क्रिप्ट लिखा जाता है और उसको परफॉर्म किया जाता है स्टेज पर, ठीक है। तो वो होता है हमारा नाटक। नाटक दोनों होता है, एक फिल्म, एक का फिल्म बनाया जा रहा है और एक केवल स्टेज पर परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर नाटक में क्या होता है, जो चीजें लिखी गई है ना उनको आप परफॉर्म कर रहे हो सजीव रूप में, एक तरह से जिंदा रूप में दिखा रहे हो। जैसे रामायण ले लीजिए यार, बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। आपने देखा होगा कि आपके स्कूलों में भी जो है सो कि रामायण का या इस तरह का कोई नाटक होता है कि वहां पर राम जी को दिखाया जाता है, रावण को दिखाया जाता है सजीव रूप में। जो हमने केवल लिखा हुआ है उसको सजीव रूप में दिखाया जाता है, तो वो होता है आपका नाटक, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया। अब नाटक और कहानी में क्या अंतर होता है उसको थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए, ठीक है। देखिए कहानी का संबंध लेखक और पाठक से जुड़ा होता है, ठीक है, जुड़ा हुआ होता है। यानी जो कहानी होता है ना उसका रिलेशन लेखक से होता है, यानी जो उसको लिख रहा है, और पाठक यानी जो उसको पढ़ रहा है उससे ये रिलेटेड होता है कहानी। और नाटक का संबंध लेखक, निर्देशक, पात्र, श्रोता, दर्शक तथा अन्य अनेक लोगों से जुड़ा हुआ होता है। जो नाटक होता है, एक्टिंग होता है, वो केवल 2 लोगों में सीमित नहीं रहता, उसके अंदर लेखक भी आ जाता है, जो उसको निर्देशक है, निर्देश दे रहा है इंस्ट्रक्टर, वो भी आ जाता है, जो उसके कैरेक्टर है, जो हीरो हीरोइन जो कह लीजिए वो आ जाते हैं, जो उसको सुनने वाले हैं, जो उसको देखने वाले हैं, और अन्य लोग, ये सारे मिलकर के किससे जुड़ते हैं, नाटक से जुड़ते हैं। लेकिन जो आपका कहानी होता है इसमें केवल 2 बंदे आते हैं, एक तो लेखक जो उसको लिख रहा है और एक पाठक जो उसको पढ़ रहा है, ठीक है। कहानी को पढ़ा या सुना जा सकता है जबकि नाटक को देखा जाता है, इसे मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। नाटक में मंच सज्जा, प्रकाश व्यवस्था, अभिनय, संगीत आदि का समावेश होता है, ठीक है। यानी कहानी को क्या कर सकते हैं आप लोग, पढ़ा जा सकता है या सुना जा सकता है, लेकिन नाटक जो विधा होती है यानी नाटक जो होता है
उसको देखा जाता है, इसको क्या करना होता है, मंच पर प्रस्तुत करना होता है। जैसे आपका रामायण का एग्जांपल ले लीजिए, राम जी आते हैं, रावण को क्या करते हैं, मारते हैं, तो इस तरह से अच्छाई की जैसे कि बुराई पर जीत होती है। तो ये सब चीजें हमें मंच पर देखने को मिलता है, जिसको आप नाटक कह सकते हैं। लेकिन जो कहानी होता है आपका, उसको पढ़ा या सुना जा सकता है। तो ये हमारा बेसिक यहाँ पर अंतर होता है नाटक और कहानी के बीच में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार पेपर में आ चुका है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या पूछ रहे हैं हमसे कि कहानी का कथानक क्या होता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। कहानी का कथानक क्या होता है, थोड़ा सा बेसिकली आप इसको ना समझ लीजिए पहले। देखिए, जैसे आपको एक स्टोरी लिखना है, मान लीजिए कि भाई मेरे को ना एक स्टोरी लिखना है, कहानी लिखना है, तो उससे पहले ना उसका एक मोटा मोटा स्क्रिप्ट आप अपने दिमाग में रखेंगे कि भाई ये स्टोरी होगा, उसमें ये चीजें मैं पहले लाऊंगा, ये चीजें मैं बीच में लाऊंगा, ये चीजें मैं कहानी के लास्ट में लाऊंगा। ठीक है, तो वो होता है आपका कहानी का कथानक। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि एक बिल्डिंग को, एक मकान को बनाने से पहले क्या बनाते हैं, एक नक्शा बनाते हैं कि भाई इस बिल्डिंग को ऐसे ऐसे बनाना है। ठीक है, एक होता है ना डिजाइन बनाते हैं, तो वही आप कथानक को समझ सकते हैं। कहानी को लिखने से पहले पूर्वानुमान लगाना हमारा कथानक होता है। अब वही चीज जो आपका किताबी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है, उसको थोड़ा समझ लेते हैं कि कहानी का कथानक केंद्रीय बिंदु उसका जो है कथानक होता है। यानी कहानी का हम लोग केंद्रीय बिंदु ले, यानी बीच का सेंटर पॉइंट अगर हम लोग ले, तो वो उसका कथानक होता है। कथानक जो होता है कहानी का वह संक्षिप्त रूप होता है जिसमें प्रारंभ से लेकर के अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का समावेश किया जाता है। कहानी और कथानक में थोड़ा अंतर होता है। उदाहरण के लिए प्रेमचंद की कहानी ले लीजिए, कफन, जो कि 10 से 12 पेजों की कहानी है। ठीक है, वहीं इसका जो कथानक होगा ये भी 10 से 12 पंक्तियों में लिखा जा सकता है। यानी कि 10 से 12 पेजों की ये कहानी है, पेजों की बात आ रहा हूँ। ये जो कफन नाम की, जो कि आपका प्रेमचंद का है, अगर इसका हम लोग कथानक लिखे ना, तो वो 10 से 12 पंक्तियों यानी 10 से 12 लाइनों में आ जाएगा। सोचिए, इसी आधार पर आप जो है सो कि इसी आधार पर कहा जा सकता है कि कथानक जो होता है वो प्लॉट होता है, कहानी का प्रारंभिक नक्शा होता है, या लगभग उसी प्रकार का होता है जैसे कि किसी मकान को बनाने से पहले उसका नक्शा बनाया जाता है। कभी कभी हम लोग देखते हैं ना कि कहानीकार के हाथ में कथानक एक सूत्र आ जाता है, फिर यह उसे विस्तार देने में जुड़ जाता है। यानी कि एक कह लीजिए स्टार्टिंग का फॉर्मूला आ गया, फिर उसको वो आगे बढ़ाने में जुड़ जाता है। यह विस्तार जो होता है कल्पना के आधार पर भी किया जा सकता है। प्रायः कथानक में प्रारंभ, मध्य और अंत कथानक का पूरा स्वरूप होता है। कथानक में इस के तत्व भी रहते हैं, इनमें कहानी रोचक बनी रहती है। कथानक की पूर्णता की शर्त यह होती है कि कहानी नाटकीय ढंग से अपने उद्देश्यों को पूरा करने के बाद समाप्त हो। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि कहानी का कथानक क्या होता है। उदाहरण सहित मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछ रहे हैं हमसे कि बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर होता है। तो इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, बीट रिपोर्टिंग क्या होता है। बीट रिपोर्टिंग आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा समझिए बच्चों। एक बंदा है यहाँ पर ए नाम का, बीट रिपोर्टिंग समझा रहा हूं, ध्यान रखिएगा। और दूसरा बंदा है जिसका नाम है बीन। ठीक है, ये दो अलग अलग नाम के बंदे हैं, दोनों संवाददाता है। तो ये जो ए नाम का संवाददाता है, इसको खेलों के अंदर यानी स्पोर्ट्स के अंदर बहुत ज्यादा रुचि है, इंटरेस्ट है। तो इसको क्या करेंगे, इसको स्पोर्ट्स वाला सेक्शन दे देंगे न्यूज़पेपर के अंदर कि भाई आप स्पोर्ट्स न्यूज या ये सारी चीजें कवर अप करो, क्योंकि इसको इंटरेस्ट भी है और खेल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी रखता होगा, तो ये सफिशिएंट है। अब ये जो बी नाम का बंदा है, इसको साइंस के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, विज्ञान के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो इसको क्या सेक्शन दे देंगे, साइंस वाला सेक्शन दे देंगे कि आप साइंस के ऊपर लिखो, जो भी करना है करो, साइंस वाला सेक्शन आपका पूरा। तो ये जो होता है आपका जो कार्य होता है यहाँ पर, रुचि और ज्ञान के आधार पर कार्यों का जो विभाजन किया जाता है संवाददाताओं के बीच में, ये हमारा मीडिया की भाषा में बीट कहलाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा बीट। और दूसरा होता है विशेषीकृत रिपोर्टिंग। विशेषीकृत रिपोर्टिंग क्या होगा, जैसे ये जो बंदा है ए नाम का, इसको क्या करना है कि अगर एक स्पेसिफिक चीज में कुछ करना है, जैसे मान लीजिए खेल के ऊपर, ठीक है, खेल के ऊपर अगर ये कुछ लिखना चाहता है, तो इसको डीप नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको डीप नॉलेज होगा जब ही ये विशेषीकृत रिपोर्टिंग कर सकता है। यानी कि सामान्य से हट करके जो लेख लिखा जाता है, उसके अंदर बिल्कुल डीप में जा करके
गहराई से उसका छानबीन करके, वो होता है हमारा विशेषीकृत रिपोर्टिंग। ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल नॉलेज और इंटरेस्ट होना जरूरी नहीं होता है, बिल्कुल डीप नॉलेज होना ये इंपॉर्टेंट होता है, तभी ये बंदा जो है यहाँ पर खेल के ऊपर डीप में लिख सकता है, विशेष रिपोर्टिंग कर सकता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अब जो किताबी लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसको, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो क्वेश्चन था हमारा कि बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर होता है वो स्पष्ट कीजिए। तो वही जो मैंने आपको बताया वही चीज लिखा हुआ है कि संवाददाताओं के बीच में काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे क्या कहते हैं, बीट कहते हैं। ठीक है, या बीट कह लीजिए। बीट रिपोर्टिंग जो होता है, इसके लिए संवाददाता जो होते हैं उसका उन क्षेत्र के अंदर जानकारी और दिलचस्पी होना जो है वो पर्याप्त होता है। यानी अगर संवाददाता जो होता है उसको बीट रिपोर्टिंग करना है तो उस सेक्टर के अंदर, जैसे आप खेल ले लीजिए या फिर विज्ञान ले लीजिए या कृषि ले लीजिए, कोई सा भी आप सेक्टर ले लीजिए, उसके अंदर एक तो जानकारी होना चाहिए उस सेक्टर के बारे में और उनका इंटरेस्ट होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट होता है, ये कह लीजिए ये पर्याप्त होता है। और एक बीट रिपोर्टर को आमतौर पर अपनी बीट से जुड़ी सामान्य खबरें ही लिखनी होती है। एक जो बीट रिपोर्टर होता है वो सामान्य अपने जो उसको कैटेगरी मिल गया है, जैसे स्पोर्ट्स हो गया या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, कोई भी उसको सेक्टर मिल गया है कि भाई तू इस चीज में लिखेगा, तो वो उसी के अंदर लिखता है। लेकिन जो आपका विशेषीकृत रिपोर्टिंग होता है उसका तात्पर्य ये होता है कि आप सामान्य खबरों से आगे बढ़कर उस विशेष क्षेत्र या विषय से जुड़ी घटनाओं, मुद्दों और समस्याओं की बारीकी से, या कह लीजिए बारीकी से उनका विश्लेषण करें और पाठकों के लिए उसका अर्थ स्पष्ट करने की कोशिश करें। ये होता है हमारा विशेषीकृत रिपोर्टिंग, यानी कि उस सेक्टर के अंदर बिल्कुल डीप नॉलेज आप गेन करें और सारी चीजों को इकट्ठा करें और जो आपने इकट्ठा किया है उसको पब्लिश करें और अपने जो रीडर है उनके पास सबमिट करें कि हाँ देखिए ये मैंने किया है, इसको आप अखबार में छाप दीजिए और ये जनता के सामने जाना चाहिए। ये हमारा विशेषीकृत रिपोर्टिंग होता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम लोग आ गए हैं 9वें क्वेश्चन के अंदर। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में आपको लिखने हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ पर आपका 3 मार्क्स कैरी करेगा, यानी 3 नंबर का रहेगा। 2 क्वेश्चन आप सही से अटेंड कर लेते हैं 9वें के अंदर तो आपको 6 नंबर मिल जाएगा। मतलब मोटा मोटा बात करें तो 9वां क्वेश्चन हमारा 6 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 9वें का पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे कि विशेष लेखन में बीट तथा डेस्क का अर्थ तथा महत्व बताइए। देखिए अभी हमने बीट रिपोर्टिंग की बात की तो उसी से रिलेटेड है, बस यहाँ पर एक चीज क्या जोड़ दिया है बच्चों, यहाँ पर डेस्क जोड़ दिया। ये देख रहे हैं आप, इस चीज को जोड़ दिया। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, ये बिल्कुल सिमिलर सही क्वेश्चन है अभी जो हमने पढ़ा है। देखिए अभी मैं आंसर आपको दिखाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि समाचार पत्रों तथा रेडियो टेलीविजन में विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है और उस विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग होता है। यानी आप कह लीजिए समाचार पत्रों के अंदर, यानी न्यूज़पेपर के एजेंसियां जो होती है वहां पर ले लीजिए, रेडियो के अंदर, टेलीविजन के अंदर जो विशेष लेखन के लिए ना अलग से एक डेस्क बना देते हैं कि यहाँ पर सिर्फ इसी सेक्टर के बारे में लिखा जाएगा। ठीक है, तो उनके लिए काम करने के लिए क्या करते हैं, अलग से डेस्क बना देते हैं जिनसे यह अपेक्षा की जाती है, मतलब इन लोगों से ये मतलब अपेक्षा कह लीजिए, एक्सपेक्टेशन होता है कि उन्हें अपने विषय की पूरी जानकारी हो। इन्हीं डेस्क पर काम करने वाले संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी जो होता है, यानी उनका जो इंटरेस्ट होता है और जो ज्ञान होता है उसको ध्यान में रखते हुए किया जाता है। और मीडिया की भाषा में इसे क्या कहते हैं, बीट कहते हैं। यही एक संवाददाता का बीट खेल तो उसे जो है सो कि उस क्षेत्र की, यदि कह रहा है इफ, यदि एक संवाददाता जो होगा ना उसका अगर कह लीजिए बीट जो है खेल है, यानी स्पोर्ट्स के अंदर उसका इंटरेस्ट है और नॉलेज है उसको, तो उसे उस क्षेत्र की सभी खेल संबंधी रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। यानी स्पोर्ट्स से संबंधित जो भी न्यूज होगा वो सारा यही संवाददाता कवर अप करेगा। ठीक है, तो देखा आपने यहाँ पर वही चीज है, बस थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको बता दिया है और कोई अलग से इसके अंदर तामझाम नहीं जोड़ा है, वही चीज है। बस क्या है, आपको समझने का देर होता है थोड़ा, अगर आप समझ जाएंगे तो इजीली आप उस क्वेश्चन का आंसर कवर अप कर सकते हैं, अपनी आंसर शीट के अंदर लिख सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा समझिए, क्वेश्चंस को ना समझने का प्रयास कीजिए। एक बार आप समझ गए तो आपका हाथ रुकेगा ही नहीं, पेपर में लिखते 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 आपको पता ही नहीं चलेगा, मन करेगा यार और लिखूं। लेकिन 3 घंटे का टाइमिंग होता है, टाइम भी मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि लास्ट टाइम वो कहते हैं ना प्रिपरेशन वाला वीडियो, कि कल आपका एग्जाम है उससे एक दिन पहले एक वीडियो लाऊंगा कि आप एग्जाम कैसे अच्छे से अच्छा दे सकते हैं अपना हिंदी सब्जेक्ट का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पत्रकार लेखन और सृजनात्मक जो लेखन होता है उसमें अंतर क्या होता है। यहाँ पर टाइप हो गया आपका पत्रकार लेखन, ये होता है पत्रकारीय लेखन। ठीक है, तो पत्रकारीय लेखन और आपका सृजनात्मक लेखन में क्या अंतर होता है उसको थोड़ा सा आपको बताना है। तो समझिए इसको, पत्रकारीय लेखन क्या होता है। इसमें क्या होता है
कि इसका संबंध समसामयिक और वास्तविक घटनाओं और मुद्दों से होता है। यह अनिवार्य रूप से तात्कालिक और पाठकों की रुचि और जरूरतों को ध्यान में रख करके किया जाता है। यानी कि ये जो होता है पत्रकारीय लेखन, इसके अंदर जो समसामयिक और वास्तविक घटनाएं होती है उसको इंक्लूड किया जाता है। इसके अंदर जो तत्कालीन यानी इमरजेंसी में एक तरह से जो घटी घटनाएं है ना, वो दिखाया जाता है या लिखा जाता है, और पाठकों की रुचि को बहुत ज्यादा ध्यान में रखा जाता है। जो पढ़ने वाला है, जैसे एक अखबार हो गया, आज कोई घटना घटी, कल अखबार में छप करके आपके पास आ जाएगा, तो जो पढ़ने वाला है ना, उस अखबार के अंदर उसकी रुचि भी होनी चाहिए। ये नहीं कि आप दिल्ली में न्यूज़पेपर दे रहे हैं और न्यूज छाप रहे हैं आप लंदन के किसी गांव का, तो ऐसा नहीं चलेगा। आप अगर दिल्ली में न्यूज़पेपर अपना बेच रहे हैं तो आपको कोशिश करना है कि पहले तो दिल्ली का चीजों को कवर अप करे, उसके बाद फिर भारत का कवर अप करे, उसके बाद दुनिया का कवर अप करे। तो ये होता है। तो पाठक जो होते हैं, पढ़ने वाले होते हैं, उनका इंटरेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी होता है पत्रकारीय लेखन के अंदर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब आता है हमारा सृजनात्मक लेखन। ये क्या होता है? इस लेखन में कल्पना को भी स्थान दिया जाता है। देखिए, जो आपका पत्रकारीय लेखन होता है उसके अंदर कल्पना के लिए कोई जगह नहीं होता है। मान लीजिए आज कोई घटना घटी कि देखिए नेपाल में हुआ प्लेन क्रैश, ये हो गया वो हो गया, तो उसके अंदर आप अपने इमेजिनेशन को नहीं डाल सकते। जो घटना हुई है वही छाप करके क्या करना है, आपको अगले दिन के अखबार के अंदर डिलीवर करना है। लेकिन जो सृजनात्मक लेखन होता है ना, इसके अंदर आप अपनी कल्पनाओं को भी स्थान दे सकते हैं। साथ ही साथ बताया गया है कि इस लेखन में लेखक पर बंधन नहीं होता, उसे काफी छूट देते हैं। यानी कि पूरा एकदम एक तरह से कह लीजिए फ्रीडम मिलता है कि भाई आप अपनी कल्पनाओं को, इमेजिनेशंस को इसके अंदर डाल सकते हैं, जिससे कि आपका जो सृजनात्मक लेखन है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन जाए बच्चों। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मैगजीन्स ले लीजिए यार। जैसे आपने अगर देखा हो, अखबार आता है, उसी टाइप का एक मैगजीन भी आता है। उसमें पूरा का पूरा जो मैगजीन को पढ़ने वाले बंदे हैं उनको ध्यान में रख करके वो पूरा छापा जाता है। उसके अंदर जो है लेखक जो होता है, राइटर जो होता है, उसके पास बंधन वगैरह ज्यादा नहीं होता है, काफी छूट मिलता है उसको कल्पनाएं जो है वो भी चीज उसके अंदर ऐड करने का मौका मिलता है। तो ये होता है हमारा सृजनात्मक लेखन। आपको स्टोरी ले लीजिए, बहुत सारी चीजें एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहाँ पर डिफरेंशिएट करना था पत्रकारीय लेखन और सृजनात्मक लेखन के अंदर। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या कह रहा है कि 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है, और जो है सो कि यहाँ पर जो आंसर आप लिखेंगे 40 शब्दों में आपको कम से कम आंसर लिखना है। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहने वाला है। अगर आप 2 क्वेश्चन सही से कर देंगे तो 4 नंबर आपको मिल जाएंगे। यानी कि ऑटोमेटिकली 10वां क्वेश्चन हमारा 4 नंबर के लिए हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर 10वें क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछेगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 2 क्वेश्चन 4 नंबर का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 10वें का पहला में यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्यापार यहाँ भी था, दूसरा देवदास पाठ के आधार पर इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। देखिए, थोड़ा सा समझिए, आपको ना इस टाइप के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेगा कि ये आपको एक लाइन दे देगा, बोल देगा आशय स्पष्ट करो। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे मेन चीज तो रहता है भाई एनसीईआरटी पढ़ो। जितना ज्यादा आप एनसीईआरटी को पढ़ोगे उतना ज्यादा आपका प्रैक्टिस होगा। लेकिन देखो टाइम कम है, तो आपको कोशिश करना है कि इस टाइप के क्वेश्चन की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है कि व्यापार यहाँ भी था, दूसरा देवदास पाठ के आधार पर इस कथन का आशय स्पष्ट करना है। तो व्यापार यहाँ भी था के माध्यम से दूसरा देवदास कहानी में हरिद्वार के पूरे क्षेत्र में अनेक लोगों की व्यापारिक गतिविधियों के विषय में बताया गया है। बाहर तो व्यापार चल ही रहा था और मंदिर के अंदर भी व्यापारिक गतिविधियां कह लीजिए चल रही थी। यहाँ पर बताया गया है कि मनसा देवी की मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए लाल व पीले धागे बिक रहे थे। कहने का मतलब यह है कि आप जाएंगे ना कभी हरिद्वार, तो आप देखिएगा, मैं गया हुआ हूँ तो मैं बता रहा हूँ आपको, हरिद्वार में ना आप देखेंगे मनसा देवी की वहां पर जाते हैं लोग मनोकामना पूर्ण करने के लिए। अपने हर लोग अपना अपना मनोकामना मानता है कि मेरा ये हो जाना चाहिए, मेरा वो हो जाना चाहिए, तो लोग वहां से बहुत सारे सामान खरीदते हैं। ठीक, तो उसी प्रकार से यहाँ पर चीजों का वर्णन किया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आंसर आपको लिखना है। क्वेश्चन यहाँ पर ख में देखिए क्या पूछ रहा है हमसे कि औद्योगिकीकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब हुआ, उन्होंने पर्यावरण को कैसे प्रभावित किया। जहां कोई वापसी नहीं, पाठ के आधार पर आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप बना करके भी लिख सकते हैं। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है, अगर आपने पढ़ लिया तो वेल एंड गुड है, अच्छे से आंसर लिख दीजिएगा अगर ये क्वेश्चन आता है तो। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, मैं आपको ब्रह्मास्त्र बता रहा हूँ कि आंख बंद करके आपको जो भी आता है ना कि फैक्ट्री वगैरह लग रहा है तो किस तरह से दुनिया में प्रदूषण फैल रहा है, ये सारी चीजें, पर्यावरण को कैसे हानि हो रहा है, तो जो भी आता है आप लिख दीजिएगा। ठीक है, वहां पर बस रेफरेंस डाल दीजिएगा कि हाँ जहां कोई वापसी नहीं, पाठ के अंदर ये चीजें बताई गई है। तो टीचर आपका बिल्कुल सही करेगा ही करेगा, क्योंकि देखिए ऐसा मैंने भी अपने जहां तक है मिड टर्म का जब मेरा एग्जाम हुआ था उसमें मैंने किया था, और टीचर ने बोला था ये कर सकते हो आप, लेकिन एक्सेप्ट कि आपने नहीं पढ़ा हो तभी करना यार। अगर आपने पढ़ लिया तो यार क्यों ही करोगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना है। तो इसका आंसर कैसे लिखना है कि औद्योगिकीकरण ने
पर्यावरण को पूरी तरह से प्रभावित किया, बिल्कुल किया है। जहां कोई वापसी नहीं पाठ में लेखक ने इन बातों से, या कह लीजिए इन बातों को पूरी तरह से स्पष्ट किया है। औद्योगिकीकरण के लिए लोगों की जमीन अधिग्रहण की गई है, यानी कि जब फैक्ट्री लगाना होता है ना, तो वहां पर जमीन चाहिए होता है। आप आसमान में या अंतरिक्ष में तो फैक्ट्री लगाओगे नहीं, लगाओगे तो धरती पे ही, तो आपको जमीन चाहिए होता है, जिसके कारण क्या होता है, उन्हें उजाड़ा जाता है, लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भगाया जाता है, बोला जाता है कि आप अपना परिवेश छोड़ दो, उस वहां का परिवेश को पूरी तरह से नष्ट कर दिया जाता है, जिससे कि पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। ठीक है, नए उद्योग के स्थापित होने से तथा उनमें से निकलने वाले कचरे व अन्य पदार्थों के कारण पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है तथा खतरा उत्पन्न हो रहा है। आप देखेंगे भाई, लगातार पूरी दुनिया में फैक्ट्रियां लगती जा रही हैं और हमारा पर्यावरण दूषित होता जा रहा है, क्योंकि देखो यार, जंगलों को काटा जा रहा है, अंधाधुंध जंगलों को काटा जा रहा है, और लोग पैसा कमाने के लिए इतना ज्यादा वो हो गए ना कि भैया पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, काट उद्योग लगाओ, पूरा एकदम पूरा धरती विनाश कर दो, लेकिन पैसा चाहिए। ऐसे लोगों मतलब जो होते हैं ना, इस टाइप की मेंटेलिटी रखने वाले आज की दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि हमारे दुनिया के लिए और हमारे भविष्य के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो जहां कोई वापसी नहीं पाठ के अंदर इन्हीं लोगों के बारे में बात की गई है कि जहां जहां फैक्ट्री लगती जाती है, वहां का जो इन्वायरमेंट होता है पूरा बर्बाद कर दिया जाता है, और इसी से क्या होता है, वहां फैक्ट्री लगाई जाती है, फैक्ट्री से क्या निकलता है, टॉक्सिक केमिकल, ये सब निकलता है, और वो केमिकल हमारी नदियों को गंदा करता है, हमारी जमीन जो उपजाऊ जमीन होता है उसको बंजर बना देता है, जिससे कि हमारा धरती खतरे में है भाई, हमारा पर्यावरण खतरे में है। ठीक है, तो ये सारी बातें इस चैप्टर के अंदर बताई गई। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन गौ में क्या पूछ रहा है कि मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव में राम के चरित्र की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है। इस लाइन का मतलब समझिए, मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव, मतलब कि मैं अपने भाई को जानता हूं, मैं राम जी को जानता हूं, ये बातें बोली जा रही है। अब इसका आंसर क्या है, इस तरह से लिखेंगे कि मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव के माध्यम से भरत कह रहे हैं कि वे अपने स्वामी अर्थात भाई का स्वभाव अच्छी तरह से जानते हैं, कि उनके भाई जो है राम जी, वो कैसे वो जानते हैं, वे बेहद ही कोमल है, स्नेह व सरल हृदय वाले, यानी कि साफ दिल के होते हैं ना, तो राम जी हमारे वैसे थे। उन्हें तो अपराधियों पर भी क्रोध नहीं आता, जो क्राइम करते हैं, जो लोग जो अपराधी होते हैं उन पर भी ज्यादा क्रोध उनको नहीं आता है। मुझ पर तो उनकी विशेष कृपा और स्नेह है, उन्होंने कभी बदले की भावना से काम नहीं किया। यानी कि यहाँ पर भरत जी कह रहे हैं कि जो राम जी है, भरत जी के प्यार है, जो भरत जी है उनके प्रति राम जी के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया है कि वो कभी भी बदले की भावना से काम नहीं करते हैं। राम जी वे स्वयं कष्ट सहन कर लेते थे, परंतु उन्होंने कभी दूसरों को कष्ट नहीं दिया। किसने? राम जी ने। वो खुद कष्ट झेल लेते थे, लेकिन वो किसी दूसरे को कष्ट नहीं देते थे। वो खेलों में भी कभी अप्रसन्न नहीं होते थे। वो जो गेम खेलते थे तो उनके अंदर भी कभी वो अप्रसन्न नहीं होते थे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर देना है, और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा बच्चों। कई बारी पेपर में आ चुका है कि मैं जानऊ निज नाथ स्वभाव में राम के चरित्र की किन किन विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, राम जी के चरित्र की। तो आपको इस प्रकार से आंसर लिखना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अब हम लोग आ गए हैं 11वें क्वेश्चन के अंदर। इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है, और 11वां क्वेश्चन आपका 6 नंबर। यहाँ पर आपको इस तरह से लाइनें दे दिया है कि जो है वह खड़ा है डैश 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 बिल्कुल बेखबर। अब इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो सबसे पहले आएगा संदर्भ। संदर्भ में आएगा यहाँ पर ये जो कविता है आपकी वो कौन सी है। तो कविता जो है हमारी वो बनारस है। थोड़ा सा मिसटाइप हो गया, इसको समझिए। जो हमारी कविता है वो क्या है, बनारस है। और जो हमारी यहाँ पर कवि है इसको लिखने वाले, वो हमारे कौन है, केदारनाथ सिंह जी। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद आ जाइए प्रसंग के अंदर। यहाँ पर प्रसंग दे रखा है। प्रसंग में बताया गया है कि कवि ने बनारस शहर के मिथकीय रूप के प्रति आस्था, विश्वास और इसमें आधुनिकता के उदय की ओर संकेत किया है। बनारस जो आपका शहर है उसके बारे में कवि ने काफी कुछ बताया है, केदारनाथ सिंह जी ने। आप पूरी व्याख्या कर दीजिए इसके बारे में, जो भी आपको पता है उस बनारस के बारे में वो सारा आप लिख सकते हैं। जैसे कि कवि कहता है कि बनारस की प्राचीन आध्यात्मिक संस्कृति, आस्था, विश्वास आदि वहां के लोगों के जीवन में दृढ़ता से समाये हुए है। यानी कि बनारस का आप देखेंगे तो वहां का जो आध्यात्मिक चीजें रही है, संस्कृति रही है, वहां की जो आस्था रही है, वो वहां के लोगों के जीवन में पूरा गहराई से समाया हुआ है। उसे किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं है। कोई बाहर वाला बंदा आके सहारा दे दे ऐसा जरूरत नहीं है। शहर को ध्यान से देखने पर यही प्रतीत होता है। तो इस तरह से करके आपको पूरा का पूरा यहाँ पर व्याख्या ये कर देना है। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। इस तरह से आपको ये व्याख्या करना है। ठीक है,
और अगर हम बात करें उसके आगे की, तो यहाँ पर आपको फिर काव्यागत जो विशेषताएं होती है वो लिखनी होती है। वो क्या है हमारा, बनारस में सदियों पुरानी आध्यात्मिक संस्कृति आज भी दृढ़ता से कायम है। दूसरी ओर यहाँ आधुनिकता की आहट भी सुनाई देती है, यानी कि पुरानी संस्कृति तो है ही, साथ साथ नई चीजें भी यहाँ पर आ रही है। किसी अलक्षित चित्रण मतलब किसी का अलक्षित चित्रण हुआ है। यह शहर में बनारस के गहन धार्मिक वातावरण का चीजें देखने को मिलता है। सहज सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। जो हमारा मुक्त है मतलब छंद जो है वो मुक्त छंद है। जो हमारा बिंब है वो विधान है। और मानवीकरण, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार, अनुप्रास अलंकार, इन सब का इस्तेमाल किया गया है, मतलब इन अलंकारों का प्रयोग इसके अंदर किया गया। तो इस तरह से आपको ये सब प्रश्न व्याख्या करना है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग आ गए हैं 12वें क्वेश्चन के अंदर। इसके अंदर गद्य खंड, जो आपका अंतरा वाला बुक है उसका जो गद्य खंड है आपका, उस पर आधारित 3 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और 3 में से कोई 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। एक क्वेश्चन जो आप लिखेंगे वो 40 शब्द में कम से कम लिखेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। 2 क्वेश्चन आप सही से कर देते हैं तो आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। यानी कि 12वां क्वेश्चन आपका कितने नंबर का रहेगा, 4 नंबर का रहेगा। तो चलिए 12वें के पहले में देखिए क्या क्वेश्चन पूछा है कि जहां कोई वापसी नहीं पाठ के लिए कोई दूसरा शीर्षक यानी दूसरा टाइटल लिखे तथा इसे चुनने के लिए अपने जो तर्क होते हैं ना, यानी जो आपका फैक्ट है वो बताना है कि क्यों आपने टाइटल को चुना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जहां कोई वापसी नहीं पाठ जो है वो यात्रा वृतांत जो शैली होता है उसके अंदर रचित है। यानी कि जैसे कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं और आपने अपनी बुक में अपना वो लिखा कि जैसे मैंने यहाँ ट्रैवल किया, मैं शिमला गया, मैं मनाली गया, तो मैंने ये चीजें देखी। तो उसी प्रकार से उस शैली में जो आप लिखेंगे ना, ट्रैवलिंग वाली शैली में, तो ऐसी शैली में जहां कोई वापसी नहीं पाठ जो है वो लिखा गया है यात्रा वृतांत शैली में, ठीक है। जहां अमझर गांव के पर्यावरण विनाश का वर्णन किया गया है। जो छात्र छात्राएं यानी जो स्टूडेंट्स हैं वो जहां कोई वापसी नहीं शीर्षक के स्थान पर कोई अन्य शीर्षक जैसे कि क्या वे दिन लौट आएंगे, पुरानी वापसी इत्यादि का चयन कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से एक टाइटल दे सकते हैं उस चैप्टर को। तर्क सहित उपयुक्त शीर्षक देने पर अंक आपको मिल जाएगा, मतलब नंबर मिल जाएगा कि क्यों आपने जो है ये टाइटल चूज किया। वो उसका आपको रीजन भी दे देना है और आपने अगर सही लिख दिया तो आपको आंसर वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो शॉर्ट में लिखने का कोशिश करना है। यहाँ मैंने एग्जांपल के लिए बता दिया है कि किस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से लिखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। इसी के दूसरे क्वेश्चन में ख में क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि असगर वजाहत द्वारा लिखी लघु कथाओं में से कौन सी लघु कथा आपको सर्वाधिक प्रभावित करती है और क्यों करती है, स्पष्ट कीजिए। तो असगर वजाहत जी द्वारा जो उनके द्वारा लिखी गई शेर पहचान चार हाथ जो होता है ना साझा, असगर वजाहत द्वारा लिखी लघु कथाओं में से है जिसे सर्वाधिक प्रभावी मानते हैं छात्र छात्राएं, ठीक है। उसके विषय में बताते हुए कारण सहित अपने विचार स्पष्ट करेंगे। और शेर लघु कथा में शेर को सत्ता की व्यवस्था का प्रतीक बनाया गया, यानी जो शेर लघु कथा है इसके अंदर जो शेर है वो सत्ता के सबसे टॉप पर बैठा है। यह सत्ता तभी खामोश रहती है, ठीक है। यानी कि जो शेर है वो सबसे टॉप पर बैठा है सत्ता के अंदर, पावर के अंदर, इसीलिए ये जो सत्ता है ये सिस्टम पूरा खामोश रहता है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके भी आंसर लिख सकते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल के लिए आंसर्स बता रखे हैं, ठीक है। वैसे आप ये भी आंसर पूरा लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। बस ये छात्र छात्रा वाला हटा दीजिएगा। जब तक सब उसकी आज्ञा का पालन करते रहे। पहचान लघु कथा में राजा को बहरी, गूंगी और अंधी प्रजा पसंद आती है जो बिना कुछ बोले और देखे आज्ञा का पालन करती है। चार हाथ कहानी या कथा कह लीजिए पूंजीवादी व्यवस्था में मजदूरों के शोषण को उजागर करती है। साझा में उद्योगों पर कब्जा जमाने के बाद पूंजीपतियों की नजर किसानों की जमीनों और उत्पाद पर होने की दशा को दर्शाया गया है। यानी कि 2 जो है आपका, एक तो आपका है एक जो लघु कथा है जिसके अंदर बताया गया है कि आपका जो राजा है वो ऐसा प्रजा को पसंद करता है जो गूंगा बहरा हो, यानी जो बोले वो करते रहे। और जो चार हाथ है उसके अंदर बताया गया जो पूंजीवादी लोग है जो फैक्ट्रियां एस्टेब्लिश कर चुके हैं, उसके अंदर जो उनके मजदूर काम कर रहे हैं ना उनको पंगु बनाना चाहते हैं। वो पंगु मतलब कि अपने एक तरह से गुलाम बनाना चाहते हैं। और उसके बाद वो तो बनाना ही चाहते हैं, साथ साथ किसानों पर भी उनकी नजर है। किसानों की जो जमीन है ना उस पर नजर है। पूंजीपति लोग चाहते हैं कि और ज्यादा से ज्यादा जमीन एक्वायर करूं और ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्री यहाँ पर मैं खोलूं। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ऐसे आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। आई होप कि आपको समझ में इसी का अगला यानी तीसरा क्वेश्चन गौ में ये पूछ रहा है कि मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो
उधर लग जाती है। कथन के आधार पर पारो की मनोदशा का वर्णन करो। मैं समझता हूँ सारे बच्चों को ये क्वेश्चन आता होगा, मैंने पहले भी करा रखा है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में आता है, इसलिए दोबारा मैं आपको करवा रहा हूँ कि ये जो पारो की मनोदशा थी ना, वो आपको बताना है। यहाँ पर आपको एक लाइन दे दिया कि मनोकामना की गांठ भी अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। इस क्वेश्चन से रिलेटेड ही मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, छोटा सा स्टोरी, और ये रियल है बिल्कुल। ये जब चैप्टर हमारे टाइम पे, जब मैं क्लास 12th में था, अपना क्लास 12 का जब मैंने अपना बोर्ड दिया था 2019 के अंदर, तब हमारी क्लास में जब ये चैप्टर पढ़ाया जा रहा था ना, देवदास वाला, तो सारे बच्चे हंस रहे थे। और हिंदी का जो हमारे टीचर थे ना, वो भी बिल्कुल हंस रहे थे और मजे में बिल्कुल भाई पढ़ा रहे थे, क्योंकि सारे बच्चों को तो भाई ये चैप्टर आ रहा है समझ में बिल्कुल, क्योंकि जो एक स्टूडेंट का माइंड होता है ना, उसके अंदर उस टाइम पे उसके हार्मोन लेवल बिल्कुल पीक पे होते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पे ना ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आता है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पर क्वेश्चन भी बना दिया कि मनोकामना की जो गांठ है वो बिल्कुल अद्भुत अनूठी है, इधर बांधो उधर लग जाती है। यहाँ पर पारो की क्या मनोदशा थी वो आपको यहाँ पर बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए, पारो भी संभव से प्रेम करने लगी थी, यानी जो पारो नाम की लड़की थी, और वो क्या करने लग गई थी, संभव नाम के लड़के से प्यार करने लग गई थी। हर की पौड़ी पर लड़के के साथ छोटी सी मुलाकात ने पारो को विचलित कर दिया। यानी हर की पौड़ी, हरिद्वार के अंदर एक जगह है हर की पौड़ी, वहां पर जो एक छोटी सी मुलाकात हुई ना उस लड़की की उस लड़के के साथ, तो उसने उसको विचलित कर दिया पूरी तरह से। वो मन ही मन उससे प्रेम करने लगी थी, वह दोबारा उससे मिलना चाहती थी। वो सोच रही थी कि यार काश मैं इस लड़के से दोबारा मिलती। तो उसने भी कुछ ऐसा ही मनोकामना की पूर्ति के लिए धागा बांधा। वहां पर ना मनसा देवी पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर लोग धागा बांधते हैं, मनसा देवी मंदिर है, धागा बांधते हैं और अपनी मनोकामना रखते हैं कि काश मेरी ये मनोकामना पूरी हो जाए, इसलिए मैं ये धागा बांध रहा हूँ या बांध रही हूँ। तो वहां पर पारो ने भी धागा बांधा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह मनसा देवी पर जो धागा उसने बांधा है, उसकी मुराद जो है मनसा देवी इतनी जल्दी पूरी कर देगी और वही संभव उससे दोबारा मिलेगा। और जैसे ही वो संभव पारो से मिला, वो बहुत प्रसन्न हुई थी। वह हैरान भी थी कि कैसे उसकी इच्छा इतनी जल्दी पूरी होगी, क्योंकि भगवान तो थोड़ा टाइम लेकर के इच्छा पूरी करता है ना। यहाँ तो पारो की जो इच्छा थी कि वो संभव से दोबारा मिलना चाहती थी, वो तुरंत ही पूरी हो गई थोड़े टाइम में, ठीक है। तो बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि वो मन ही मन उससे प्यार करने लग गई थी, लव करने लग गई थी, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं हम लोग 13वें क्वेश्चन के अंदर आ गए हैं। इसमें आपको सप्रश्न व्याख्या करना है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मुझे भाग्यहीन डैश 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 करता मैं तेरा तर्पण। तो इस तरह से लाइनें दे दिया, इसका आपको क्या करना है, सप्रसंग व्याख्या करना है। तो देखिए, संदर्भ पहले क्या है, हमारा कवि जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, और जो हमारी कविता है वो सरोज स्मृति है। यहाँ पर क्योंकि मुझ भाग्यहीन, ये वाली जो लाइन है ना, सरोज स्मृति के अंदर से आपका लिया गया है, और इसके कवि कौन है, हमारे निराला जी है इसके, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। अब प्रसंग देखिए यहाँ पर क्या है कि इस गीत में कवि ने अपनी पुत्री सरोज के आकस्मिक निधन पर अपनी मर्मता या कह लीजिए मार्मिक पीड़ा और वेदना व्यक्त की। यानी जो एक तरह से दर्द भरा जो पीड़ा उड़ा होता है ना, दर्द होता है, वो यहाँ पर व्यक्त किया है कवि ने, क्योंकि उसकी पुत्री जो सरोज थी ना, उसकी आकस्मिक निधन हो गया, वो एक्सपायर हो गई, डेथ कर गई, ठीक है यहाँ पर। तो इस तरह से ये प्रसंग आप लिख दीजिएगा। उसके बाद आ जाइए, पूरा का पूरा आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं कि कवि अपनी पुत्री को संबोधित करते हुए कहता है कि हे पुत्री, मुझ अभागे का एकमात्र तू ही सहारा थी। आज तुम्हारे निधन के 2 वर्ष बाद तुम्हारी याद से व्याकुल होकर इस बात को प्रकट कर रहा हूं कि जो मैंने आज तक नहीं कही थी। मेरे जीवन की कहानी तो दुख की कहानी है, अर्थात मैं आजीवन विपत्तियों का सामना ही करता आया हूं। यह जो बातें हैं ये आज तक मैंने किसी से भी नहीं की है, तो आज कहकर भी क्या करूंगा। यही मेरा धर्म मेरे साथ रहे, चाहे मेरे सारे कर्म पर भले ही बिजली टूट पड़े, मैं उन्हें सिर झुकाकर स्वीकार कर लूंगा। इस जीवन मार्ग पर मेरे संपूर्ण कार्य उसी प्रकार नष्ट हो जाए जिस प्रकार शरद ऋतु में ठंड के कारण कमल का फूल नष्ट हो जाता है। भाव यह है कि भले ही अपने सत्कार्यों, यानी जो अच्छे काम किए मैंने, मुझे उसका यश की प्राप्ति ना हो, यानी उसके फल की प्राप्ति ना हो, तो भी मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं है। हे पुत्री, मैं आज अपने पिछले सभी जन्मों के अपने पुण्यों और संचित कर्मों को साधत के रूप में तुम्हें अर्पित कर रहा हूं। तो इस तरह से यहाँ पर व्याख्या की गई है, यानी कि जो दुख और पीड़ा है वो यहाँ पर कवि द्वारा व्यक्त किया जा रहा है उसकी जो पुत्री थी सरोज, उसके आकस्मिक निधन के ऊपर। तो इस तरह से व्याख्या कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर काव्यागत विशेषता आ जाती है, काव्य विशेषता कह लीजिए। इसमें क्या है, इस शोक गीत में कवि का समस्त दैन्य भाव मुखरित हो उठा है, उसके जीवन की संपूर्ण वेदना को अभिव्यक्ति प्राप्त हुई है।
तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। जो हमारा छंद है वो मुक्त है और आपका भावपूर्ण आत्मपरक शैली है। माधुर्य गुण है हमारा, करुण रस एवं वियोग वात्सल्य रस है, अनुप्रास तथा उपमा अलंकार है। तो इस तरह से काव्य विशेषता लिख दीजिएगा आप। तो हमारे यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या कंप्लीट हो जाता है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, जो आपका अंतराल वाली जो बुक है ना, सेकंड वाली बुक, उसमें से क्वेश्चन आंसर आपसे पूछे जाएंगे 14वें क्वेश्चन के अंदर। इसमें बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर लगभग 60 शब्दों में आपको देना है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है 14वें का, कि गांव में लोग जो है प्रकृति के बहुत निकट है, कथन को पूरा करे विस्कोहर की माटी पाठ के आधार पर। तो बिल्कुल बात है, देखिए यहाँ पर गांव की अगर हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो लोग जो होते हैं ना प्रकृति के बिल्कुल निकट होते हैं। गांव में लोग जो होते हैं प्रकृति के बहुत निकट होते हैं। लेखक के अनुसार फूल केवल गंध ही के नहीं देते, दवा भी करते हैं, क्योंकि गांव में कई रोगों का इलाज फूलों द्वारा किया जाता है। फूलों की गंध से सांप, महामारी, देवी, चुड़ैल आदि का संबंध जोड़ा जाता है। यानी कि आप देखेंगे शहरों में क्या होता है कि खाली पूजा पाठ के लिए थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर लिया, फूल का तो हो गया। लेकिन गांव में जो होता है, फूल जो होता है केवल सुगंध नहीं देता, वो आपको बहुत सारे कार्यों में मदद करता है। महामारियों के अंदर सांप के काटने की वजह से वहां पर आप उसको जड़ी बूटी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, देवी पर चढ़ा सकते हैं, चुड़ैल वगैरह के ऊपर भी कर सकते हैं इस्तेमाल। ठीक है, गुड़हल के फूल को देवी का फूल माना जाता है। जो गुड़हल का फूल होता है ना, उसको देवी का फूल भी माना जाता है। बैर के फूल जो होते हैं सूंघने से बर्रे ततैये का डंक झड़ता है। यानी बर्रे और ततैया जो होते हैं वो डंक अगर मार दे, तो बैर का फूल अगर आप सूंघ ले तो उसका डंक जो है झड़ जाता है। आम के फूल कई रोगों के उपचार में काम आते हैं। नीम के पत्ते और फूल जो है चेचक में रोगी के समीप रखते हैं। चेचक जो होता है ना आपका, चिकन पॉक्स जो होता है जिसमें शरीर के अंदर दाने निकल आ जाते हैं, तो उसमें नीम के पत्ते जो है रखे जाते हैं। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि जो गांव में लोग होते हैं वो प्रकृति के बहुत निकट होते हैं। ठीक है, विस्कोहर की माटी पाठ के आधार पे हम लोग इस तरह से वर्णन कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसी क्वेश्चन के अंदर आपको एक अथवा वाला क्वेश्चन दे दिया, एक चॉइस दे दिया बेसिकली, कि अगर आपको ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो नीचे वाला क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं। इसके अथवा में देखिए बच्चों क्या क्वेश्चन हमसे पूछा है। यहाँ पर अथवा में क्वेश्चन पूछा है कि लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी मान्यताओं का वर्णन आपको करना है, या वर्णन कीजिए। लेखक की जो प्रकृति है नारी और सौंदर्य से रिलेटेड, वो आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए, लेखक के लिए प्रकृति, लेखक का प्रकृति से गहरा लगाव था। उसे प्रकृति के कई दृश्य अनुपम एवं हृदयगाही लगते थे। प्रकृति उसके लिए सौंदर्य का पर्याय था। यानी प्रकृति से लेखक जो है बहुत ज्यादा प्रेम करता था। लेखक की दृष्टि में अगर हम लोग नारी की बात कर रहे हैं, यानी महिलाओं की बात कर रहे हैं, तो लेखक ने अपने गांव में एक रूपवती नारी देखी जिसकी सुंदरता लेखक के हृदय में बस गई। लेखक ने अपने गांव के अंदर एक नारी देखी, एक महिला देखी, उसकी जो सुंदरता थी वो उसके दिल में बस गई। वह भी लेखक को सौंदर्य की प्रतिभूति लगी। यानी जैसे उसको प्रकृति अच्छा लगा, सुंदर लगा, वैसे ही नारी भी लेखक को बहुत ज्यादा अच्छी लगी। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया गया प्रकृति और नारी में समानता। यहाँ पर बताया गया कि मतलब प्रकृति जो होता है यानी नेचर जो होता है, और जो नारी होती है यानी फीमेल्स होती है, लड़कियां होती है, उसमें समानताएं क्या होती है। ठीक है, महिलाएं जो होती है, तो देखिए सौंदर्य की समानता होती है। यानी कि सुंदर में अगर हम लोग बात करें तो प्रकृति भी बहुत सुंदर होता है और जो नारी जो होती है वो भी बहुत सुंदर होती है। इसके कारण लेखक को लगा जैसे प्रकृति नारी का सजीव रूप लेकर के उसके समक्ष आ गई। देखिए लेखक को यह भ्रम हो रहा है कि जो प्रकृति है ना वो क्या कर रही है, नारी का रूप लेकर के उसके सामने आ गई है, क्योंकि दोनों ही सुंदर है भाई। प्रकृति के समस्त दृश्यों में जूही की लता, चांदनी की छटा, फूलों की खुशबू आदि में उसे नारी के सौंदर्य का आभास होता है। प्रकृति की जो भी चीजें हैं उसके अंदर नारी का वहां पर लेखक को एहसास हो रहा है। सौंदर्य के समान धर्म होने के कारण लेखक को प्रकृति और नारी एकाकार होते हुए दिखे। यानी कि सुंदरता के कारण कह लीजिए या अन्य गुणों के कारण क्या हुआ, नारी और जो आपका यहाँ प्रकृति है, दोनों लेखक को एक ही जैसा लगता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आप लिख सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर हमारा हिंदी का जो सैंपल पेपर नंबर 5 था वो समाप्त होता है बच्चों। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, ये सारे क्वेश्चन समझ में। बस बच्चों यही था आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज्यादा वीडियो को लाइक करेंगे उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हैं, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का, घंटी या घंटा कुछ भी कह लीजिए, उसका आइकन शो होगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे जो भी हम नया वीडियो डालें
उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, हमारा बहुत मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। जय हिंद।